तड़पती जनता सोता सिस्टम। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में जिस तरह के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे की बात करें तो राज्य में पहली बार 24 घंटे के अंदर 5,703 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 96 मरीजों की जान चली गई है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड मौतों का आंकड़ा है। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या की बात करें तो 43,000 के पार हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,62,562 संक्रमित सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,13,736 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,218 कोरोना संक्रमित मिले। उत्तराखंड में बढ़ते मामलों के साथ अब ऑक्सीजन की किल्लत भी होने लगी है, लेकिन फिर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। प्रशासन अभी भी प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने का दावा कर रहा है। वहीं देहरादून से भी एक खबर सामने आई जो प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। देहरादून में प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहां एजेंसियों के नंबर से जनता को राहत नहीं मिल रही है। आपको बता दें, दरअसल देहरादून में 10 एजेंसियों के नंबर प्रशासन की तरफ से दिए गए थे, लेकिन इससे जनता को कोई राहत नहीं मिल रही है। जब इन नंबरों पर फोन किया गया तो फिर ये नंबर लगे नहीं, कुछ नंबर बंद आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल इस तरह से लगातार बरकरार है कि प्रशासन की तरफ से क्या बिना जांचे इन 10 ऑक्सीजन एजेंसियों के नंबर उपलब्ध कराए गए थे? आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? इस दौरान किसी मरीज की जान चली जाती है तो फिर उसका खामियाजा मरीज को ही भुगतना पड़ता है, उनके परिजनों को भुगतना पड़ता है। लेकिन सवाल इस बात का कि आखिर नंबर प्रोवाइड करने से पहले इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? इस तरह से लापरवाही प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। अब सवाल इस बात का है कि प्रशासन के बड़े बड़े दावे धरातल पर क्यों नजर नहीं आ रहे? प्रशासन काम कर रहा है तो अस्पताल में ऑक्सीजन और बेड क्यों नहीं है? क्यों जनता ऑक्सीजन के लिए भटक रही है? कई तरह के बड़े सवाल बरकरार है। सवाल इस बात का भी कि आखिर प्रशासन के बड़े बड़े दावे जब इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं, खबरें सामने आती हैं, तो वो पोल खोल देती हैं। जब देहरादून में जो नंबर 10 ऑक्सीजन एजेंसियों के उपलब्ध कराए गए थे प्रशासन की तरफ से, तो आखिर इनकी जांच क्यों नहीं की गई? उत्तराखंड की सरकार इस कोरोना महामारी के समय से पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और दोनों सरकार और संगठन के बीच में अच्छा तालमेल है। किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं, किसी भी प्रकार की जो है तो दवाइयों की कमी नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरी नज़र रखे हुए हैं। मेरी कांग्रेस पार्टी को सलाह है कि इससे उन्हें रचनात्मक काम करनी चाहिए, न कि उन्हें सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाने चाहिए। आज उत्तराखंड प्रदेश कोरोना महामारी के त्रासदी में जूझ रहा है और जिस सरकार ने 2017 में भरोसा दिलाया था कि डबल इंजन इस उत्तराखंड के विकास में सहयोग करेगा, आज यहाँ कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, बेड के लिए आज मारा फिर रहा है। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार बिल्कुल हाथ खड़े करे बैठे है और उत्तराखंड का व्यक्ति जो बड़े भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा किया था कि यह सरकार निश्चित तौर पर हमको कुछ भला करेगी, हमारा विकास तो दूर, हम केवल इस त्रासदी से पार नहीं पा रहे हैं। क्या आखिर क्या कारण है कि जिसके पास न नीति है न नियत है, आज उत्तराखंड के लोग दर भटक रहे हैं और इसका खामियाजा उत्तराखंड की सरकार की दूरदर्शिता की नीति है। तो उत्तराखंड में
कोरोना डरा रहा है। 5,703 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। इस पर चर्चा करेंगे और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। उत्तराखंड से जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो बेहद भयावह है। अब तक का रिकॉर्ड ये मामला सामने आया है जहां पर 96 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रभाकर उनियाल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। और मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले प्रभाकर जी, मेरा सवाल आपसे इसलिए क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बेडों की कोई कमी नहीं है, लेकिन देहरादून से जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि 10 एजेंसियों के नंबर प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन जब उन नंबरों पर बात करने के लिए मरीज ऑक्सीजन लेने के लिए फोन करते हैं तो कुछ नंबर बंद आते हैं और कुछ नंबर पर फोन उठाए नहीं जाते हैं और कुछ नंबर लग नहीं रहे। देखिए, महामारी में जो स्थिति होती है, महामारी की स्थिति चुनौती की होती है जी। और ये जैसे आपके चैनल पर दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए, दावे नहीं, यह इससे निपटने की तैयारी है। लोगों के प्राणों की रक्षा हो, व्यवस्थाएं सारी समुचित हो और जनता को कष्ट न हो, कोई भ्रम की स्थिति न हो, इसके लिए सरकार बहुत गंभीर रूप से प्रयास कर रही है। अब रही बात ऑक्सीजन के नंबरों की, जब ये इस प्रकार का रश होता है तो व्यस्तताएं, कई बार नंबर रहते हैं लेकिन सरकार उनके लगातार संपर्क में है। जहां पर स्थिति में कोई कमी दिखाई दे रही है उसको दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है और जनता को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है। लेकिन प्रयास सरकार जब लगातार कर रही है तो फिर कहां पर चूक हो रही है प्रभाकर जी? देखिए, वो वही जांच का विषय है कि यदि ये तो कोई मानवीय त्रुटि है या तकनीकी समस्या है या बहुत ज्यादा दबाव के कारण से कई बार जैसी स्थिति होनी चाहिए उतनी तत्परता नहीं हो पाती, तो उसको देख करके ठीक, जहां पर भी कमी है उस कमी को देख करके ठीक किया जा रहा है। अब पूरी की पूरी व्यवस्था बीमारी प्रारंभ होने से पहले 100% बनी रहे, ऐसी इसके स्थान पर जैसे जैसे जो आवश्यकता होती है उसके साथ सब चीजों को ठीक किया जाए। प्रयास ये है कि जनता को कष्ट नहीं होना चाहिए, जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए और जो भी हमारी व्यवस्थाएं है वो व्यवस्थाएं जनता की अपेक्षा के अनुरूप हों, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है सरकार की ओर से। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। इस बीच मथुरा दत्त जोशी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, कितना आप सहमत हैं प्रभाकर जी की बातों से? क्योंकि देखिए, जो मौत का आंकड़ा उत्तराखंड से सामने आया है वो बहुत ज्यादा भयावह है, 96 लोगों की जान जाना। क्या लग रहा है आपको कि जो अभी प्रभाकर जी ने कहा और जो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है वो उन व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है या नहीं? आप ही बता दीजिए। जोशी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ये मेरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है आपका व्यू, क्या बताइए? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, स्क्रीन पर व्यू नहीं मिल रहा है। चलिए, जो भी तकनीकी खामियां हैं मथुरा दत्त जोशी जी जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे और आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन प्रभाकर की जी, जिस तरह से आपने कहा कि वो जांच का विषय है, ठीक है, मान लिया जांच का विषय है और जो भी खामियां होंगी, जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता बहुत समय था जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए था? जब बहुत तेजी के साथ महामारी बढ़ी और दूसरी लहर जब तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी, तब जो है अब रास्ता निकाला जा रहा है और क्या कुछ किया जा सकता है, चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो या फिर बेडों की संख्या बढ़ाने की बात हो। प्रभाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ हाँ जी,
जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो भी त्रुटियां हैं, और अगर मान लीजिए कि इस दौरान जांच का विषय है, जो एजेंसियों के नंबर नहीं लग पाए या फिर कहां कोई किसी तरह से चूक हुई, लेकिन सवाल इस बात का भी है, आपको नहीं लगता कि समय पर्याप्त था जब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता था? नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि समय पर्याप्त था। ये महामारी की स्थिति है और महामारी की स्थिति में ये कल्पना या इसके आकलन नहीं हो सकता कि महामारी का स्वरूप कितना होगा, महामारी कितनी व्यापक होगी, संक्रमण कितना तेज फैलेगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो कोरोना 1 है उसके विरुद्ध बहुत सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी गई है लॉकडाउन के द्वारा, और सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाई गई और कोरोना काबू में रहा। ये जो सेकंड स्ट्रेन है, इसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी, न चिकित्सा जगत को, न वैज्ञानिकों को, न सरकार को, न जनता को। इस कारण से इसलिए ये कहना कि पर्याप्त समय था, लेकिन जितना भी है, जैसे भी चुनौती आ रही है, उस चुनौती के अनुरूप सरकार सारी व्यवस्थाएं बना रही है। ये बेहतर बात है कि संक्रमण का जो गति है वह तेज है, और संक्रमण की गति को केवल जो है लॉकडाउन के वजह से, कर्फ्यू के कारण से, और जनता का जो स्वतः अनुशासन है उसके कारण से, एक बार संक्रमण रुक गया तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ठीक दिखाई देंगी। अभी संक्रमण की दर के हिसाब से व्यवस्थाएं नाकाफी लग रही हैं, लेकिन एक बार संक्रमण काबू पा लिया गया तो सब स्थितियां बिल्कुल नियंत्रण में दिखाई देंगी और एकदम स्थिति में तो तेजी से सुधार आएगा। मथुरा जोशी जी, जी सहमत है? आवाज आ रही है जी? प्रभाकर जी ने जिस तरीके से जिक्र किया कि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस वजह से व्यवस्थाएं आपको दिखाई नहीं दे रही। सवाल तो इसी बात का है कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी जो रफ्तार है उससे कई गुना पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन प्रभाकर जी कह रहे हैं कि पर्याप्त समय नहीं था। देखिए, प्रभाकर जी तो बहुत सीनियर आदमी हैं, पता नहीं आज क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक बात। दूसरा ये है कि आपने खुद देखा कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डे बाय डे कोरोना के मरीज हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं है। पूरे प्रदेश में आप देखें क्या स्थिति है। 3 के 3 मेडिकल कॉलेज खाली कर लिए गए हैं, वहां पर जनरल मरीज नहीं रहेगा, केवल कोविड संक्रमित मरीज ही वहां पर रहेंगे। ये सब आपके सामने है। क्या स्थिति दून अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है, आप खुद देख रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जो वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री हैं, डॉक्टर हरक सिंह जी, वो अपने भांजे के इलाज के लिए दर भटकते रहे, अस्पताल से अस्पताल जाते रहे, उनको बेड नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से उनको बेड उपलब्ध हो रहा है। ये सरकार के काम आपके सामने दिख रहे हैं कि सरकार कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, ये सब आपके सामने है। आज 6000 के लगभग का आंकड़ा मरीजों में पार हो रहा है। 96 मरीज मरे हैं जो काउंटेड है, अनकाउंटेड कितने हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। देखिए इतनी मृत्यु दर बढ़ रही है, लेकिन सरकार अब कितनी तैयारी कर रही है, क्या कर रही है, ये सब हमारे और आपके सामने है। क्या कहें, सरकार अगर संवेदनशील होती तो ये स्थिति न बनती, क्योंकि 4-5 महीने से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, नई दूसरी लहर लागू हो गई थी, लेकिन सरकार ने कहा, सरकार तो कभी चुनाव में मस्त थी, कभी मुख्यमंत्री बदलने में मस्त थी, या कहीं और कामों में मस्त थी, सरकार ने इस तरफ देखा कहाँ। आज भी जो काम आज कर रहे हैं, अगर ये काम 2 महीने पहले अगर कर लेते तो मैं समझता हूँ ये स्थिति प्रदेश की नहीं होती, जो भयावह स्थिति हो रही है। यहाँ हम समझ रहे थे कि कोरोना कम संक्रमित लोग आएंगे, लेकिन चाहे पहाड़ है चाहे मैदान है, दोनों जगह मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है, हर प्रदेश हर जिले में बढ़ रही है। सरकार को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। रोज कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी टीम 11 के साथ रोज बात कर रहे हैं, पता नहीं किस कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी कहाँ लगी है, किस अधिकारी की ड्यूटी कहाँ लगी है, ये कहीं नहीं दिख रहा है। कोई संवेदनशील नहीं है, सारी सरकार की संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, सरकार असंवेदनशील हो गई है। आप देख लीजिए, बेड नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, दवाइयां प्रॉपर नहीं है, पीपी किट नहीं मिल रहे हैं। जो डॉक्टर हैं वो कितने परेशान हैं, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत से लोग हमारे मित्र हैं, डॉक्टर परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि हम निपटे कैसे, क्योंकि हमारे पास जनरल मरीज भी आ रहे हैं और हमारे कोविड के मरीज भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया रहा है। अभी आप देखिए, एक भयानक स्थिति और होने वाली है। अगर प्रवासी लौट के आगे जो बेरोजगार लोग हैं
उनकी अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो पिछली बार से ज्यादा भयानक स्थिति होगी, क्योंकि उनकी व्यवस्था कौन करेगा, कहाँ होगी, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इस तरफ भी ध्यान जब अभी से सरकार देगी तब आगे जाके उनकी व्यवस्था भी सरकार करने में सक्षम होगी। सरकार नहीं तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी जी लौटेंगे आपके पास। प्रभाकर जी, जैसा कि जिक्र किया मथुरा दत्त जोशी जी ने कि जो प्रवासी मजदूर हैं जब वो अपने घरों को लौटने लगेंगे, क्या कहें कि आप धीरे धीरे लौटने लगे हैं, लेकिन उनका आंकड़ा किस तरीके से जो है दिया जाएगा, किस तरीके से उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, तभी आगे बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन इनके अगर आंकड़े की बात की जाए, ये कब सामने आएंगे कि कितने मजदूर आए, कितने मजदूर को जो है आइसोलेट किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर उनको रोकना है, अगर संक्रमण की चेन को रोकना है, तो सबसे पहले उन्हें जो है देखना होगा कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि जो ट्रेन से आ रहे हैं आपने उनका तो आंकलन कर लिया, जो बसों से आ रहे हैं आपने उनका तो आंकलन कर लिया, लेकिन जो पैदल आ रहे हैं उनका आंकलन कैसे होगा? देखिए, जोशी जी ने सम्मानित है जोशी जी ने स्वयं कहा कि सारे अस्पतालों में जो सामान्य बेड है वो कोरोना के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं। कोरोना पर सरकार का ध्यान पूरी तत्परता से, सरकार युद्ध स्तर पे सारी चीजें कर रही है। और दूसरी जो बात है, राजनीति इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। ये जो चित्र लोगों में पैनिक और बड़े लोग घबराहट और बड़े लोग, ये वातावरण बनाने की जगह क्या हम सहयोग कर सकते हैं? आपको मैं याद दिलाऊं, जब 65 की लड़ाई होती तो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन जनसंघ के लोगों ने राष्ट्रीय रसद पहुंचाई थी सैनिकों को। 71 की लड़ाई में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अटल बिहारी वाजपेयी और सारे पूरे देश में जो जनसंघ ने उनका साथ दिया था। ये आपातकाल की स्थिति है। दुख की बात है कि ये वातावरण ऐसा बना रहे, निराशा का वातावरण, अफरा तफरी का वातावरण, ये शोभा नहीं देता विपक्ष को, जैसा आचरण विपक्ष कर रहा है। क्या सहयोग कर सकते हैं? सहयोग इनके स्तर पर क्या किया गया ये बताने को तैयार नहीं कि श्रीमती सोनिया गांधी को इंजेक्शन लगाए कि नहीं, राहुल गांधी को वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। देश में प्रधानमंत्री जी ने लगाया, उसका कि वैक्सीन लगाने के प्रति लोगों में रुचि जागृत हो, ये नकारात्मक प्रचार करते रहे वैक्सीन के खिलाफ भी। ये जो वातावरण है, ये वातावरण बहुत अब ये प्रवासियों को लेकर के गतियां पैदा कर रहे हैं कि आंकड़े चाहिए। भाई आंकड़े की आवश्यकता नहीं, जैसी चुनौती, जैसी परिस्थिति उसका आकलन करके उसके हिसाब से सारी तैयारी की जाइए। अब वो कर्फ्यू 3 तारीख तक लगा है, फिर उसकी समीक्षा होगी, उसके कारण से कितना सुधार आ रहा है। फिर यहाँ जो आ रहे हैं उनका आप देखिए, बॉर्डर पर से लोगों को वापस किया जा रहा है, जिनके पास RT-PCR नेगेटिव नहीं है उनको वापस किया जा रहा है। ये सारी सावधानियां बरती जा रही है, इसलिए बरती जा रही है कि संक्रमण और तेजी से न फैले, स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाए। अब आंकड़े जारी करते रहे, भयावह स्थिति बताते रहे, उससे काम नहीं चलने वाला। काम उससे चलने वाला है कि कितनी तत्परता। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं रही। भाई सरकार के महामारी शताब्दी में एक बार कभी आती है। ये जो स्थिति है महामारी की स्थिति, महामारी से सबको मिलकर के निपटना पड़ता है। महामारी में सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये सबकी जिम्मेदारी है प्रभाकर जी, मैं मानती हूँ हर नागरिक। ये सरकार के आरोप लगाने का नहीं समय। आपके पास सुझाव है, आपके पास अगर कोई कमी लगती है तब वहाँ पर सुझाव दीजिए। ये चर्चा करके नकारात्मक चित्र प्रस्तुत करके ये अच्छा नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है। ये दूसरी तरफ सहयोग की भी अपील, जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैंने बहुत ही, अगर आपने मेरी बात समझी हो, शायद मैं समझ रहा हूँ प्रभाकर जी बड़े भक्त के व्यक्ति हैं, शायद मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं, दोबारा समझा देता हूँ मैं बात को। देखिए मैं कभी भी, आप जानते हैं जब चैनल में बैठता हूँ मैं कभी नकारात्मक बात नहीं करता हूँ और मैं कभी भी डायरेक्ट हिट किसी को नहीं करता हूँ। सीधे आक्रमण की जैसी भाजपा के नेताओं की आदत रहती, मैं कभी किसी को हिट नहीं करता। मैंने एक बात कही, मैं उसको दोहरा दूंगा, आपने भी मेरी बात दोहराया। मैंने कहा कि अभी इससे बड़ी भयानक स्थिति आने वाली है अगर सरकार अभी नहीं चेती। ये मेरा सकारात्मक रूप है और सुझाव कर रहे हैं कि अभी ये आगाह कर रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ सरकार को कि आने वाले समय में जो प्रवासी भाई हमारे यहाँ आएंगे
अगर आप उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं तो उनको अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जिस तरीके से आप आज कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, मैंने इसलिए कहा अगर सरकार चेत जाती पहले, सरकार 1 महीने पहले इसकी तैयारी करती और मुख्यमंत्री बदलने में और कल्ट के चुनाव में सरकार व्यस्त नहीं रहती तो मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। अभी भारत की बात करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी, समझ भी नहीं है, क्योंकि डिबेट हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और ये स्थिति बनती तो निश्चित रूप से ये आज हमें ये इसका सामना नहीं करना पड़ता। देखिए 3-4 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी रायपुर जो हमारा स्पोर्ट्स कॉलेज है जो कोविड में परिवर्तित हो गया, वहां पर कोविड का अस्पताल बना है, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने विजिट किया है और कल मुख्यमंत्री देहरादून के अस्पतालों की विजिट कर रहे थे, आपके सामने कर रहे थे, आपके लोग भी वहां कवर करने गए होंगे, मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार ने अपनी कोई मुख्यमंत्री बैठ के मुख्यमंत्री अपने हाथ से जब इंजेक्शन लगाएगा या मुख्यमंत्री बेड नहीं लगाएगा, सरकार की अपनी मंजूरी होती है। आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में सब लोगों को काम पर लगाना चाहिए था। उपनल के कर्मचारी आंदोलन में थे, आधे उपनल से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं अस्पतालों में, चाहे टेक्नीशियन है, चाहे नर्सेज है, चाहे आपके कंपाउंडर है, चाहे वार्ड बॉयज है, वो सारे उनके लिए आपने उनका समाधान नहीं किया। कई समस्याएं सामने आएंगी, मैं इसलिए निवेदन के साथ कर रहा हूँ, आग्रह के साथ कर रहा हूँ और उसमें उनियाल साहब आप तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इसको समझने की कोशिश करिए और सरकार को भी समझना चाहिए कि आगे हमारे मेरा निवेदन यही कि आप नकारात्मक नहीं वातावरण बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि भयावह स्थिति होगी, आप कहिए कि भाई आशंका है, इसकी तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप भी बड़ी भारी खराब स्थिति होने वाली है, ऐसा बेहतर वातावरण नहीं बनाना चाहिए। आप बड़े वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं कि ऐसे मौके पर सबको बहुत गंभीरता पूर्वक इसकी सदस्य हुए और सब में आशा विश्वास का वातावरण जो है वो लोगों को स्वस्थ बनाएगा, वो समाज को स्वस्थ रखेगा। ये मेरा निवेदन है। ठीक है जी, ठीक है। मैं आगे और आपके सामने अभी और रोजगार की बड़ी समस्या आने वाली है, आपके सामने राशन की सारा नकारात्मकता मत वर्णन कीजिए जोशी जी, क्या क्या आने वाला है उसकी वो भाकर जी अभी तो जो हमारे सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं कि अगर ये समस्याएं आएंगी तो कैसे सरकार इससे निपटने के लिए, देखिए फिर वही बात हो गई कि जब विपक्ष ये कहता है कि आपके सामने ये समस्या आ सकती है, आप इसका समाधान कीजिए, तो आप कहते हैं कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन आप ये बात को इसको सकारात्मक रूप से क्यों नहीं ले रहे हैं कि राशन की समस्या आ सकती है तो पहले सरकार क्या कर सकती है कि राशन की समस्या आए ही ना। रोजगार की समस्या देखिए ये बड़ी समस्या है, मैं इस पर अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी मुद्दा कोरोना को लेकर है, तो मैं अभी फिलहाल इसी पर जाऊंगी कि जो प्रवासी लौट रहे हैं उनके अगर उन्हें चिन्हित नहीं करेंगे तो उत्तराखंड में विस्फोट हो सकता है। महाराष्ट्र में अभी पिछले कुछ दिन पहले 60% मामले महाराष्ट्र में थे, मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ जैसे छोटा प्रदेश में ये जो स्थिति है, देखिए मैं कह रहा हूँ जो महामारी है, महामारी पर राजनीति नहीं, महामारी पर प्रभाव दीजिए, महामारी पर नकारात्मक चित्र नहीं दीजिए। बहुत प्रदेशों के मुकाबले हमारी स्थिति ठीक है फिर भी, और सरकार लगातार कोशिश कर रही है इसमें सुधार लाने की। ये नहीं कह सकते हैं, पहाड़ में 96 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद जब प्रभाकर जी ये कहा जाए कि स्थिति और राज्यों से बेहतर है तो मुझे नहीं लगता कि जनता इसे स्वीकार करेगी। जनता ये जानना चाह रही है कि हमें वो सुविधा कब मिलेगी कि हमें ऑक्सीजन के लिए मारामारी ना करनी पड़े, इधर उधर भटकना ना पड़े। चलिए आखिरी कमेंट मथुरा दत्त जोशी जी। ये जो वही मैं आपको बहुत विनम्र निवेदन, बहुत थोड़ा आपसे असहमति भी व्यक्त करना चाहूंगा। जब आपने 92 का आंकड़ा दिया तो ये आंकड़ा बहुत दुखद है, लेकिन इस आंकड़े में जो बड़े अस्पतालों में हुई मृत्यु भी सम्मिलित है, जिनको सारी सुविधाएं मिली है। महामारी है ये समझने के बाद सारी बात करनी चाहिए। केवल ऑक्सीजन के कारण से लोग मर गए हो, अस्पताल में बेड न होने के कारण से लोग मरे हो, ये सारा का सारा ठेकरा उस पर नहीं फोड़िए। ये जो है महामारी ऐसी है कि जो उसकी चपेट में आता है, अगर वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इस प्रकार की जो बात है सरकार का जो कमी है उसकी तरफ ध्यान दिला के हम स्वागत करेंगे, उसको ठीक करेंगे। वो आंकड़े तो है ही नहीं जो कि अस्पतालों तक पहुंचे नहीं नजर आ रही है, सरकार की ओर से उस पर ध्यान दिलाएंगे, हम स्वागत करेंगे, उसको ठीक करेंगे। चलिए ठीक है।
उस जी, स्तर बहुत पे शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। माफी चाहूंगी जोशी जी, समय की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन सवाल इस बात का लगातार बरकरार है कि जब शासन प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि सुविधाएं पूरी हैं, तो फिर मौतों की बड़ी वजह क्या है और तेजी से बढ़ रहे संक्रमण की बड़ी वजह क्या है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।